हाइब्रिड वाले तो बहुत ही कंजूसी करते हैं शफकत का हाथ रखने में। आना होता है, रोजाना आना होता है, आना होता है या सैटरडे को छुट्टी करनी होती है? सैटरडे को छुट्टी होती है, शर्म नहीं आती? देखो आगे से पेज नंबर 48। कल हम बात कर रहे थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद वो बंदा होता है जो लॉ के अंदर डिसीज्ड की स्टेट को रिप्रेजेंट करे। जो बंदा लॉ के अंदर डिसीज्ड की स्टेट को रिप्रेजेंट करे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो इस्लामिक लॉ पाकिस्तान का चल रहा है उसके मुताबिक। और जो बंदा बेजा मुदाखलत करे, हाइब्रिड में सेकंड रो में ढूंढ लें, बाद में जो भी ढूंढना है, पहले पेज नंबर निकाल लें। जो बंदा बेजा मुदाखलत करे डिसीज्ड इंडिविजुअल की स्टेट से, तो उसको भी समझा जाएगा। ये हाइब्रिड में सेकंड रो में क्या बातें हो रही हैं? नोट्स नहीं है तो भाई नोट्स एक दे दें सेकंड रो में, हाथ खड़ा करें। नोट्स नहीं है तो नोट्स की शेयरिंग शुरू, हाँ नोट्स दे दें भाई, घर भूला है, नोट्स दे दें जल्दी। अच्छा, जो बंदा बेजा मुदाखलत करे मरे हुए वाले की जायदाद से, उसको भी समझा जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा भाई, वो सवाल जवाब जो ऑनलाइन वाले हजरात पूछ रहे थे, तो अब उनसे सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन लें। कल आधा पौना घंटा मीटिंग हुई उनके साथ, तो तकरीबन 90% सवाल ही ऐसे थे जो आने वाले दिनों में था। कुछ ने कहा पेपर पैटर्न बताएं, तो उनको ये जवाब दिया कि भाई अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट चलने तो दें 30-40 दिन, फिर सब्जेक्ट खुलना शुरू होगा तो पेपर पैटर्न पता चलेगा। फिर कुछ ने कहा कब सिलेबस ख़त्म करना है, तो भाई वो 31 जुलाई तक कोशिश होती है, बाकी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, अभी तो नहीं बता सकते इन एडवांस। वो तो बस ने कोई 80-90% सफ़र कर लिया हो तो बताती है कि कितना सफ़र रह गया। बाकी कोशिश तो हर एक की होती है टाइम पे ख़त्म कर दें। और फिर एजुकेशनल सवाल तो किसी भी बच्चे का नहीं था, किसी एक दो का था शायद कि ट्रस्ट की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है या नहीं, या यूनिट ट्रस्ट की, फिर ट्रस्ट की डेफिनेशन रिवाइज़ करा दें। तो मैं ज़रा आपसे सिर्फ बता रहा हूँ कि 60 लोगों ने जो कल क्यूरीज की उनकी क्या समरी है। और हाँ, एक दो बच्चे ने एक सवाल पूछ लिया था, लेकिन वो कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। वो पास्ट में भी लोग पूछते हैं, लेकिन वो इस काबिल, वो इस तरह नहीं है कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। मतलब ये है कि बहरहाल सवाल तो उनका जेन्युइन था। इन ट्रांजिट के लिए आया है और पाकिस्तान में आया है, तो किसी बिज़नेस के काम से बाहर निकल गया, तो भाई दूसरे हाइब्रिड में किसी बिज़नेस के काम से बाहर निकल गया तो ठीक है, फिर वो दिन काउंट कर लें। कुछ लोगों की राय होगी, हो सकता है ना काउंट करें, कुछ लोगों की राय होगी काउंट कर लें। तो जिस चीज़ में लॉ में गाइडेंस नहीं होती ना वाजे, वो आई कैप टेस्ट भी नहीं करता इतना। तो ये थी कल की जूम मीटिंग की समरी। तो मैं सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस नेचर के सवाल कर रहे हैं बच्चे। और अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं क्रैमिंग करनी है, भाई वो है, मैंने आपको सिन खोल के दिखा दिया था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन अगर आप उस तरह लिख के आएंगे, तो मैंने नहीं, सिस्टम ने आपको ये गलती निकाल के दिखाई थी कि क्या गलतियाँ आपके सामने हैं जो आप करके आएंगे। तो खुदा के लिए ज़्यादा आप इसको रट्टे का नाम दे दें, जो मर्ज़ी नाम दे दें। एक भाई ने तो पिछले सेशन में यहाँ तक कह दिया आप लोग रट्टे लगवा रहे हैं। भाई हम क्या करें, अब लॉ की लैंग्वेज में आप कोई चीज़ मिस करके आते हैं तो अब वो मसला है। तो अब आप लिख के आ जाएंगे हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द डिसीज्ड पर्सन, नहीं रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन लिख के आएंगे। मैं आप तो रट्टे तो नहीं लगवा रहा, सारे डेफिनेशन के अगर सारे एस्पेक्ट आपको पेपर में लिखने को कहा जाए तो इसको आप कोई रट्टा कह दे तो अब हम क्या कह सकते हैं उसको। तो अब कोई लिख के आ जाए हु इंटरमिडल्स विद द डिसीज, डिसीज से पंगे ले रहा है, डिसीज से कहाँ पंगे ले रहा है, उसकी तो लाश पड़ी हुई है, विद द स्टेट ऑफ डिसीज। तो अब सारे एस्पेक्ट आपने खुद कवर करके आने हैं ना डेफिनेशन के। अब अगर कई सालों से अल्लाह का शुक्र है लोग याद करें और ऐसा ऐसा कमाल याद करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप उनके पेपर उठा के देखें, ऐसे लगता है जैसे एज इट इज़ उन्होंने कॉपी किया हुआ है, बस ये रोज़ाना का रोज़ाना याद करते हैं, साथ याद करके लिखते हैं। तो हाइब्रिड में थर्ड रो में बॉय को उठा दें, रात बहुत ज़्यादा इबादत में जागे रहे, भाई उठ जा मेरी जान जा। अच्छा चलें जी, आगे मुराकबे में नहीं जाना पूरी क्लास में से किसी ने भी, वरना देखें ना क्या आपको फीलिंग हो गया मैं पढ़ाते पढ़ाते।
तो ये मेरी फीलिंग होती है जब आप पढ़ते हुए ऐसे कर रहे हो। ओके, अच्छा माय डियर, लेकिन ये था मैं माशाल्लाह ये ऐसा इंटरेक्टिव सेशन आया है कि इन बच्चों ने जो सवालात पूछे हैं तकरीबन कुछ 40 मिनट के अंदर 80-90 सवाल पूछ लिए थे इन्होंने। ये माशाल्लाह इंटरेक्टिव लोग हैं, ये है इस सेशन की खूबी। अच्छा जी, एक बंदे की डेथ हुई तो उसके वरसा थे, तो इसके भी आगे बच्चे थे, बीवी थी। तो अब चलते चलते दौराने केस इसकी भी डेथ हो गई, रोटेट 90 डिग्री, इसकी भी डेथ हो गई। तो अब इसके रिप्रेजेंटेटिव ये भी हैं और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। तो अगर कब जी जिनकी डेथ हुई है ये इनकी वाइफ थी, ये इनका बेटा था, ये इनका बेटा था, ये इनकी बहू थी जिनकी डेथ हुई है, और ये इनके पोते पोतियां थे। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए और फिर कोई केस की हियरिंग शुरू हो और उसके रिप्रेजेंटेटिव भी मर जाए तो फिर रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। तो अगर इसके रिप्रेजेंटेटिव भी इसी के पास चला जाए तो फिर इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। बहरहाल थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई थिंक डायग्राम बोल रही है। ऑन होम, जिस पर स्टेट डिवॉल्व्स, जायदाद शिफ्ट हो। हमारे पेन कहाँ चले गए? पढ़ के लुट मचा दी कल, या लुट मचाने के बाद पढ़े? ऑन होम, जिस पर जायदाद शिफ्ट हो, ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव की डेथ पर किसको जायदाद शिफ्ट होगी? उसके रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव की डेथ पर किसको जायदाद शिफ्ट होगी? उसके रिप्रेजेंटेटिव को। ऐसा कब होगा? इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर केस किया गया है, इज सूड इन अ केस, किसी केस में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस, तो केस किसके खिलाफ चल रहा था? मरने वाले के बेटे के खिलाफ। अब ऑन होम से मुराद पोते, पोते, ता, ते, ता, जो भी हो, कुछ का ता होता है, कुछ के ते होते हैं। ऑन होम से क्या मुराद है? तोते नहीं, तोते नहीं, बोले पोते, तोते नहीं, पोते, पोते। ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स, पोतों पर स्टेट डिवॉल्व हो गई। ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, बेटे की डेथ पे।
इफ द बेटा इज बीइंग सूड इन अ केस। जब बेटे के खिलाफ केस हुआ तो बेटा उस केस को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेटा चला गया, बेटा चला गया। ओके और डन। चलें जी, अब कितने किस्म के लोग रिप्रेजेंटेटिव बन गए? 3 किस्म के लोग। जो कानून के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे इस्लामिक कानून, पाकिस्तान के कानून में जो उसकी स्टेट से बेजा मुदाखलत करते हैं, और अगर दौराने केस किसकी डेथ हो जाए तो रिप्रेजेंटेटिव की डेथ पर जो रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। वो भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, इसको तो नहीं छोड़ेंगे ना हम, और इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी रहेंगे। ओके बस जाहिर बात है वो असल में इसको भी जायदाद मिलनी होती है तो इस वजह से इन पे शिफ्ट कर दिया। ओके जी, बहुत हो सकते हैं, बारात हो सकती है पूरी, लोग 12-20 होते हैं माशाल्लाह बच्चे, लीगल रिलेटिव जितने मर्जी। अच्छा जी, अच्छा भाई, अब अगली चीज़ ये है कि इसके पास्ट पेपर्स करें। आबिद इज ए पेज नंबर 57 है साथ वाले के नोट्स का। आबिद इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रैंड पा, ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, पा से मुराद फादर। आबिद इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रैंड पा सिंस हिज डेथ ऑन 10 जुलाई 2007। किस टैक्स ईयर में मरा है? नॉर्मल टैक्स ईयर में मरा है भाई कह रहे हैं, और कोई बताएं। 2008 का साल बनेगा ना, 2007 लिखा हुआ है तो 2008 के साल में इस जहाने फानी से ग्रैंड पा कूच कर गए। आबिद इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रैंडफादर। अभी तो टैक्स ईयर शुरू हुए 10 दिन हुए थे तो वो चले गए इस दुनिया से। एंड मैनेजेस हिज स्टेट वर्थ रुपीज 28 मिलियन, 2 करोड़ 80 लाख जाते हुए छोड़ के गए, साथ नहीं लेके जा सके, कब्र में छोड़ के चले गए। ऑन 22 जनवरी 2009, ये कौन सा साल है? 2009 है, ये तो 2009 है। 8 में डेथ हुई और 2009 के साल में आबिद को एक नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जिसमें उससे कहा गया है कि आप हमें 8 लाख रुपया दो अगेंस्ट हिज ग्रैंड पास इनकम फॉर द ईयर 2007, जो उन्होंने 2007 में कमाया था। और ये भी बताओ कि ग्रैंड पा ने 2008 में कमाया कितना? जो 7 में कमाया उसका टैक्स नहीं देके गए, 8 में जितने दिन जिंदा रहे, कोई 10 दिन, ये बताओ उसमें भी कितना कमाया? तो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें और मुझे फिर इसका जवाब दे दें। जी 2007 में उनकी कहाँ डेथ हुई? 2008 में डेथ हुई। खुदा का खौफ करें, 1 जुलाई 2007 से अगला साल शुरू हो चुका है 2008, 10 दिन वो रहा है। हाथ खड़ा करें, समझ आ गई? किसने पूछा था सवाल? समझ आ गई? ये देखें ना, 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2008, तो 10 जुलाई को वो इस दुनिया से गए हैं, तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? 2008। क्लियर?
वैसे कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी जायदाद से इनकम आती रहती है क्योंकि उनकी जायदाद अभी तकसीम नहीं हुई होती किसी वजह से, तो ऐसा भी हो सकता है। एडवाइज आबिद अबाउट हिज ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट केसेस पेंडिंग और अराइजिंग अगेंस्ट हिज। पेंडिंग का क्या मतलब है? जो केसेस उसके मरने से पहले उसके वालिद के खिलाफ, ग्रैंडपा के खिलाफ चल रहे थे, पेंडिंग केसेस का भी बताएं। और अराइजिंग का ये मतलब है कि जो उनके मरने के बाद उनके खिलाफ शुरू हो सकते हैं, दोनों केसेस का बताएं। तो लिखें यहां आके पेंडिंग और अराइजिंग दोनों केसेस के बारे में बताने। क्या चीज? भाई उसके बारे में पूछा ही नहीं उसने। उसने सवाल क्या पूछा? एडवाइज अबाउट हिज ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू केसेस पेंडिंग एंड अराइजिंग, बस, और कुछ पूछा ही नहीं। तो केसेस तो ये हैं जिसको प्रोसीडिंग कहा गया था कल। डन, चलें आगे। हाँ जी, जिस तरह से इस सवाल में जो साल 1.5 साल बाद होना पड़ता है, अगर उस वक्त जायदाद तकसीम हो चुकी थी और मतलब फिर भी देने पड़ेंगे जिनको तकसीम। हाँ, क्वेश्चन 17 पढ़ें। भाई कह रहे हैं कि जायदाद तकसीम हो चुकी थी उसके बाद नोटिस आया, फिर भी देने पड़ेंगे जिनको जायदाद तकसीम हुई है उनको। क्वेश्चन 17। अहमद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हिज अंकल हु डाइड ऑन 5 फरवरी 2013। 5 फरवरी 2013 कौन सा टैक्स ईयर बनता है? 2013। 30/13 को खत्म होने ना, तो टैक्स ईयर 2013। द अप्रॉक्सीमेट वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹7 मिलियन। 70 लाख रुपया मरते हुए छोड़ के गया है इन अगस्त 2013। ये कौन सा साल है? 2014। इन अगस्त 2013, अगस्त 2013 में यानी टैक्स ईयर 2014 में A notice was received from income tax department in the name of his uncle. एक नोटिस रिसीव हुआ उसके अंकल के नाम, requiring detail of his income for 2012 along with the demand for payment of tax in respect of previous year 85 लाख। एक तो ये पूछा है कि कमाया कितना, और दूसरा ये पूछा है कि पेमेंट ऑफ टैक्स भी कर दें। अब आप मुझे पढ़ के जरा बता दें क्या करेंगे। हो गया जी। एक्सटेंट ऑफ अहमद लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हिज अंकल बिफोर 5 फरवरी 2013। एक्सटेंट ऑफ हिज लाइबिलिटी, छोड़ के कितना गए? 70 लाख। वो टैक्स कितना मांग रहे हैं? आप बताएं ये किस हद तक लायबल है? कौन सी लाइन लिख के आएंगे? 87 का 2 लिख के आएंगे। The liability of legal representative shall be limited to the extent of, therefore though tax demand is 8 point, but he is only liable up to the extent of rupees 7 million. Done? His obligation related to tax assessment proceeding pending or arising against his uncle. तो ये तो वही है सेक्शन 87 का 3 और 87 का 2। कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना रहे आई क्या? नहीं। क्वेश्चन 19।
द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मुबीन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुबीन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की है, इशूड अ डिमांड नोट, उसको डिमांड नोट भेजा है, रिक्वायरिंग हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी तुम पे कर दो फॉर टैक्स ईयर 2015 अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट सरचार्ज, डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, however before late payment पे interest, however before settlement of his tax liability Mubin died in a car accident में चला गया, under the provision of खाला जी का ordinance made by खालू जी, describe whether tax authorities would be able to recover the amount of tax after Mubin's death, उसकी death के बाद उससे tax ले सकते हैं tax वाले, and what would be the extent of such recovery, और अगर ले सकते हैं तो किस हद तक ले सकते हैं। अच्छा, पहले सवाल का पहले जवाब दें, वेदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर मुबीन्स डेथ, क्या ये मुबीन के डेथ के बाद इससे टैक्स ले सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्स इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, तो ले सकते हैं पॉइंट 1 में भी लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल, डन। तो 87 का वेदर वुड बी एबल टू रिकवर, एक्सटेंट 87 के 2, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग्स 3 नहीं लगेगा, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट मुबीन, ये पेंडिंग है या अराइजिंग है, यानी जो पहले से चल रही थी वो वाली हैं या जो नई हो सकती हैं वो वाली हैं, नई हो सकती हैं वो वाली हैं, टू बी इनिशिएटेड या इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का क्या मतलब है, जो प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हो चुकी हैं या हो सकती हैं, हो चुकी हैं, टेकन इनिशिएटेड, वो तो लिखा हुआ था विच कुड हैव बीन टेकन, और ये लिखा हुआ है इनिशिएटेड यानी टेकन, तो 3 का सिर्फ ए लिख के आएंगे। सेक्शन 87 के 3 का ए लिख के आएंगे। डन, ओके आगे चलें। जी हो भी जाते हैं, पास क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते, हमने तो बस सारी तैयारी करनी है। क्वेश्चन 10, मिस्टर हैदर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिसीज्ड अंकल, हैदर अपने डिसीज्ड अंकल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सिंस 5 जनवरी 2010, 5 जनवरी 2010 बनता है टैक्स ईयर 2010, क्योंकि 5 जनवरी 2010 के बाद 30 जून 10 आएगा, एंड मैनेजेस इज स्टेट वर्थ ₹10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया मैनेज कर रहा है। ऑन अगस्त 10 2010, ये कौन सा टैक्स ईयर शुरू हो गया है, 2011, ये तो अगला साल शुरू हो गया है, 1 जुलाई 10 से कौन सा साल शुरू हो गया है, अगला साल। ही रिसीव 2 नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग हिम टू सबमिट डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स इनकम फॉर टैक्स ईयर 2009। एक तो उससे कहा है कि अपने अंकल की इनकम की डिटेल बताओ, उन्होंने कितना कमाया 2009 में, और 12 मिलियन टैक्स पे करो 2007 और 8 का। आपके अंकल ने 2007 और 8 का टैक्स पे नहीं किया हुआ 12 मिलियन, अंकल छोड़ के कितना गए 10 मिलियन, और अंकल टैक्स कितना मार के गए 12 मिलियन। एडवाइज मिस्टर हैदर अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हिज
टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हिज अंकल बिफोर 5 जनवरी। एक्सटेंट ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी का मतलब बताएं, एक्सटेंट ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी किस हद तक। तो द लाइबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिसीज्ड 87 का 2। Also advise him about the obligations related to assessment proceedings। assessment होता है जज करना, प्रोसीडिंग होता है केस, यानी उसे जज करने का केस शुरू हो चुका है, तो उसमें पेंडिंग केसेस के बारे में भी बताएं जो उसके खिलाफ ऑलरेडी मरने से पहले शुरू हो चुके हैं, और अराइजिंग के बारे में भी बताएं जो उसके मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। तो क्या लिख के आएंगे? ए में लिख के आएंगे पेंडिंग, और बी में लिख के आएंगे, यानी ए और बी दोनों लिख के आएंगे। अब ये क्वेश्चन 8 खुद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये तो पहले दफा सवाल आया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म लीगल। पॉइंट 4, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या जिम्मेदारियां हैं? व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या जिम्मेदारियां हैं? पहली जिम्मेदारी क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या जिम्मेदारियां हैं? जल्दी बताएं, पहली जिम्मेदारी क्या है? उसने पूछा है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस बताएं, क्या जिम्मेदारियां हैं? उसकी पहली जिम्मेदारी है कि उसने टैक्स पे करना है उसका, ये एज्यूम करते हुए कि उसकी डेथ नहीं हुई। तो ये शैल बी लायबल का मतलब जिम्मेदारी है ना, ऑब्लिगेशन का मतलब भी जिम्मेदारी है। तो 87 का 1। अच्छा, 2 लिखा है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस हद तक है जिस हद तक उसकी स्टेट है। 2A सच लिखने की जरूरत नहीं। ये भी एक तरह की जिम्मेदारी है कि उसे केस लड़ने पड़ेंगे, तो 87 का 3 भी लिख के आ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक तरह की जिम्मेदारी है ना, शेल बी टेकन अगेंस्ट। अब वो ऑब्लाइज्ड है, उसको बेचारे को अब कुछ कर नहीं सकेगा, उसको केस जाके लड़ने पड़ेंगे उसकी जगह। तो ये 87 का 3 भी आप लिखाएं तो कोई हर्ज नहीं। दोनों भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों ही, दोनों लिखें तो बेहतर है। ओके, ऑथर्स सेक्शन 89, पेज नंबर वापस आ जाए। अगर किसी ऑथर को उसका काम करने में 24 महीने से ज़्यादा अरसा लगा, तो उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि उसने काम करके जो पैसे कमाए हैं उनको 3 सालों में तकसीम करके इनकम में डाल दे। अगर किसी ऑथर को किताब लिखने पे कितना अरसा लगा? 24 महीने से ज़्यादा, तो इसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी इनकम को क्या करे, 3 सालों में तकसीम करके डाल दे। जरा देखिए इससे फायदा क्या होगा।
इसने फर्ज करें इस साल कमाए हैं 6 मिलियन। अब ऑप्शन 1 ये है कि आप 6 मिलियन को इस साल की इनकम समझ लें, फिर आपका जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा आएगा। आपके पास ऑप्शन 2 ये है कि इसको ब्रेक करके कितने सालों में डाल दें, 3 सालों में। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि 6 मिलियन पर रेट लगना था 45%, लेकिन 2 मिलियन के ऊपर रेट लगेगा 30%। सो दैट इज अ बिग रिलीफ, ये एक बड़ा रिलीफ है। अब आप 6 मिलियन पे जरा टैक्स निकालें, 1610,000 जमा 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। 56 लाख 6 मिलियन से कितना बढ़ है? 4 लाख। 6 मिलियन माइनस 56 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। डन। तो 1610,000 ये इसकी इनकम हो गई, ये इस पे क्या हो गया? टैक्स। बोले 116। आप लोग छोड़े, मुझे अपना काम करने दें। जमा, आप बताएं। 17,90,000। 17,90,000। 17 लाख। अगर आप इजाजत देते हैं मैं इसको 1.79 लिख लूं? अगर आप इजाजत देते हैं मैं इसको 1.79 लिख लूं? ये उड़ा दें सारे सिफर। 1.79 मिलियन। तो 6 मिलियन पे कितना टैक्स बन गया? 1.79 मिलियन। और ऑप्शन 2 क्या है हमारे पास? पहले मुझे नोट कर लेने दें। ऑप्शन 2 क्या है कि 2 मिलियन पे टैक्स निकालें। 1,70,000 जमा 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। 2 मिलियन 16 लाख से कितना ज्यादा है? 4 लाख। तो 1,70,000 जमा 30% ऑफ 4 लाख। ये 2 मिलियन क्या है? इनकम है। मुझे इस पे क्या चाहिए? टैक्स। कैसे निकलवाया आप लोगों ने? 1,70,000 जवाब दे दें आज। 2,90,000। कोई अच्छा बच्चा इसको रुपीज इन मिलियन में कन्वर्ट करवाए। रुपीज इन मिलियन का मतलब है कि 6 फिगर्स उड़ा दो। तो 6 फिगर्स जब उड़ा दी तो 0.29। अच्छा, इधर कितना टैक्स होगा? इधर 0.29। और इधर भी कितना टैक्स होगा? क्योंकि वो तो इधर निकाल के रख लिया ना। अब मुझे बताएं, कैलकुलेटर पर आप जमा करें 0.29, 0.29, 0.29, 0. क्या 0.87 ज्यादा बन रहा है या 1.79 ज्यादा बन रहा है? तो क्या पसंद करेंगे आप? 0.89 टोटल बन रहा है। टोटल टैक्स 1 और इधर 0. तो जब 2 मिलियन लगाया तो लोअर स्लैब में गिरने की वजह से उसको क्या हो गया? फायदा हो गया। अब वो किताब में वहीं पे लिख लें निकाल के बेशक।
हाइब्रिड में मुराकबे से उठा दें, थर्ड लास्ट रो में। पता नहीं क्या क्यों नींदें, कौन सी नींदें पूरी दुनिया की चली। अच्छा जी माय डियर, जिस बंदे को किताब लिखने में 24 महीने से ज्यादा लगें तो वो बंदा अपनी इनकम को ब्रेक करके कितने सालों में गिरा देगा? 3 सालों में। अच्छा ये आप सुन लें, 3 साल कौन से हैं? असल में किताब मुकम्मल हुई है 2014 में और किताब बेच के पैसे आए हैं 60 लाख रुपए। किताब बेच के पैसे आए हैं 60 लाख रुपए। तो ये जो किताब बेच के इसको 60 लाख रुपए पैसे आए हैं 2014 में किताब मुकम्मल होने पे, किताब तो मुकम्मल ही बिकेगी ना, नामुकम्मल तो नहीं बिकेगी। तो 2014 में जो इसको पैसे आए हैं किताब मुकम्मल होने पे, इन पैसों को अगर इसी साल गिरा दें तो फिर किसी 45% का रेट लगने की वजह से ये 1.79 पे चला गया। तो बेहतर है कि इसको तोड़ के 3 सालों में गिरा दें। अब 3 साल ये नहीं कि हमारा साल और अगले 2 साल, 3 साल में हमारा साल और पीछे वाले 2 साल। हाँ, इसमें एक बात जरूर हो सकती है कि पिछले सालों की इसकी इनकम ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसने कमाई हो। अब अगर वो ऑलरेडी इनकम इसने कमाई हुई थी, मिसाल के तौर पे इसने 1 मिलियन इस साल कुछ और भी कमाया हुआ था, तो अब हम 1 मिलियन पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब 1 पहले से कमाया हुआ था 2013 में, 2 मिलियन इस साल कमा लिया, अब हम टैक्स किस पे कैलकुलेट करेंगे? 3 मिलियन पे। बोले तो फिर उस केस में आपसे कंपैरिजन ऐसा सच नहीं करवाएगा। वो अगर कोई साइट टाइप मैंने सवाल की करवानी है वो अलग से करवाऊंगा। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि आपने बस इसको ब्रेक करके कितने सालों में ले जाना है? 3 सालों में। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 2। व्हाट इज द ऑप्शन? बेसिकली इसको मैं, इस ऑप्शन 1 को मैं जनरल रूल रख रहा हूं नाम, और इट इज अ रिलैक्सेशन। इसका नाम वैसे ऑप्शन रख लेते हैं, उसका नाम ऑप्शन नहीं रखते, वो जनरल रूल है। ये जरा कर लें तो बेहतर हो जाएगा। जनरल रूल ये है कि उसको उसी साल इनकम में डालो, लेकिन रिलैक्सेशन या ऑप्शन क्या अवेलेबल है? 3 साल में डिवाइड कर दो, हमारा साल और पिछले 2 साल। वो बुक के पोर्शंस तो नहीं बिकते, अगर पोर्शंस अलग से बिक रहे हैं फिर वो हर बुक अलग बुक समझी जाएगी। इनकम हमारी 2014 में आनी, तो पीछे कैसे इनकम आने से पहले कैसे हम इनकम आने से पहले तो टैक्स नहीं देंगे। अब होगा ये कि हम 2014 में खड़े होकर 2013 और 12 की कैलकुलेशन रिवाइज करके हुकूमत को जमा करवाएंगे। हम 2014 में खड़े होकर कहेंगे कि 2013 की इनकम भी दोबारा ले लो, 2012, जैसे अभी आप खड़े होके सीए में आप जाके मैट्रिक और 8th के पेपर दोबारा दे दो, तो उस तरह की चीज है ये कि 2014 में खड़े होकर आप 3 टैक्स कैलकुलेशन हुकूमत को जमा करवाएंगे। 2014 में खड़े होकर आप कहेंगे हुकूमत 2014 में मैंने 2 कमाया, 2013 में भी 2 कमाया था, आपको बताया नहीं था, 2012 में भी 2 कमाया था, आपको बताया नहीं था। असल में इस तरह ये कैलकुलेशन होती है। तो ये कैलकुलेशन खड़े होके कब जमा करवाएंगे आप? 2014 में। कितने सालों की? 3 सालों की। जी नहीं, 2013 और 12 का तो वो टैक्स मांगेगा ही नहीं इस बुक का, क्योंकि अभी तो बुक बन रही है। बुक को तो बिकने के ऊपर टैक्स होना है ना। जी, बुक के अलावा इनकम में तो ये रूल नहीं है, बस सिर्फ बुक में ये रूल है। नहीं नहीं, ये ऑथर के लिए, जो उसको ऑथर को पैसे मिल रहे हैं। ऑथर अगर बुक 2014 में पब्लिश हुई है और इनकम 2015 में है तो फिर 2015, 14, 13 में इनकम में जाएगा।
हाँ, अगर क्यों, क्या मतलब 2013 के अंदर अगर ऑलरेडी उसने किसी 1 मिलियन के ऊपर टैक्स दिया हुआ है तो 1 मिलियन में 2 मिलियन जमा कर लेगा। 3 मिलियन पे जो टैक्स बनता होगा वो मिस में से 1 मिलियन पे जो दिया होगा वो माइनस कर लेगा। जी नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरे 3 मिलियन को किसी स्लैब में लेके जाएगा। जी जल्दी क्लोज करें क्योंकि मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ाना था पढ़ा दिया है। अब ये नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं। लॉ की एक पॉइंट के ऊपर 15 सवाल भी बना लो, जल्दी बनाओ। 2012-13 में रेट डिफरेंट हो तो 19 सालों का रेट लगेगा, 12-13 का। हमारे साल वाला टेबल नहीं लगेगा। जी और हमने देना जब 0.7 है तो फिर 3 सालों में डिवाइड करने का फायदा क्या है? हमने 1.79 देना था ना, हमने 1.79 वरना देना था। 3 सालों में डिवाइड करने का फायदा ये हुआ कि 17,90,000 की जगह हम जो है वो सिर्फ 8,70,000 दे रहे होंगे। जी अगला सवाल। एडजस्ट करने के लिए हम डिफरेंट 2 मिलियन की जगह डिफरेंट कर सकते हैं? नहीं डिफरेंट नहीं कर सकते, 6 मिलियन को बराबर 3 हिस्सों में तोड़ना है। अगला सवाल। पता नहीं आज आके सारे सवालों का जवाब ये बने कि 6 मिलियन को 3 सालों में तोड़ के इनकम में डालना है। सारे सवालों का जवाब ये बने। चलें आगे, कोई मसला नहीं, सवाल आप पूछा करें। अच्छा जी, वे द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। अगर कोई ऑथर लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क करे टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 महीने और वो काम मुकम्मल करने में कितना अर्सा लग जाए? नहीं, एक्सीड 24 महीने, एक्सीड 24 महीने, 24 महीने से ज्यादा लगे। द ऑथर में चूज, इसलिए मैंने इसका नाम ना रिलैक्सेशन रख दिया। ये जनरल रूल है। जनरल रूल ये है कि आप 1.79 दे दें, लेकिन एक ऑप्शन या रिलैक्सेशन है कि आप इतना दे दें। द ऑथर में चूज, चूज किसे करेगा? चूज इसको करेगा, क्योंकि ये रूल तो लॉ में मौजूद ही है बाय डिफॉल्ट, तो चूज नीचे वाले को करेगा। द ऑथर में इलेक्ट एनी लमसम अमाउंट रिसीव्ड। लमसम कितनी आई है? 6 मिलियन। लमसम कितनी आई है? 6 मिलियन इन अ टैक्स ईयर एज रॉयल्टी। असल में बुक लिख के जो आपको पैसे आते हैं उसे रॉयल्टी कहा जाता है। एज रॉयल्टी फॉर द वर्क, उसके काम की। एज हैविंग बीन रिसीव्ड, एज हैविंग बीन का मतलब है एज्यूम इट इज। एज हैविंग बीन का मतलब ये है एज्यूम इट इज। लिख लें फिर दोबारा मतलब कहेंगे कि समझ नहीं। एज्यूम इट इज, एज्यूम इट इज रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर। दैट टैक्स ईयर कौन सा है? 2014। एंड द पिछले 2 साल। प्रीसीडिंग का क्या मतलब होता है? प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। इक्वल में करना है, बराबर हिस्सों में। 3 साल से ज्यादा क्यों होगा? बस उसने लॉ ने बता दिया 3 साल। अब हम कैसे इसको 4 सालों में इनकम में डालें? वर्क कंप्लीट करना अलग बहस है। काम मुकम्मल करने में कितना अरसा लगा? 24 महीने से ज्यादा लगा। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इसने काम करना शुरू कर दिया था 2010 में। 10, 11, 12, 13, 14, इसको 5 साल लगे। क्या ये 24 महीने से ज्यादा है? इसलिए इसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये काम करना शुरू करता यहां और काम खत्म करता यहां, तो फिर आप जरा विजुअलाइज करें, 1 साल, 2 साल और 2 साल से कुछ ज्यादा महीने, क्या इसको भी 24 महीने से ज्यादा लगे? हाँ, तो इसके लिए ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर ये काम करना शुरू करता यहां और खत्म करता यहां, तो फिर इसको 24 महीने से ज्यादा काम मुकम्मल करने पे नहीं लगे। तो फिर ऐसी सूरत में ये वाली रिलैक्सेशन इसके पास अवेलेबल, और इसने मजबूरन 6 मिलियन को ही इस साल इनकम में डाल के 1.79 देना था। और अगर ये काम करना शुरू करता 2006 में और खत्म करता 2014 में, तो फिर इसको जो है वो 8 साल लग जाते, फिर भी इसके पास ये वाली रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो काम करना अलग चीज है, इनकम में डालना अलग चीज है। काम 24 महीने से ज्यादा 240 महीने भी हो सकता है, कोई मसला नहीं,
काम 24 महीने से ज्यादा 26 महीने भी हो सकता है, लेकिन इनकम में कितने सालों में डालना है? 3 सालों में। ये कैसे पता चलेगा कि इसने 24 महीने से ज्यादा में काम किया है या कम में काम किया है? ये कैसे पता चलेगा कि एक बंदा 183 डेज पाकिस्तान रहा है या नहीं रहा? ये कैसे पता चलेगा कि एक बंदे की बिजनेस इनकम 7 लाख है या 8 लाख है? ये कैसे पता चलेगा कि उसने शादी करा के वलीमे पे पैसे लिए हैं या नहीं लिए? ये तो ऑब्वियसली एक सिलेबस से बाहर का सवाल है, इसका हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। ये तो हम तो यही कह सकते हैं वो सच बोलेगा। ये तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्कोप टाइप सवाल पूछ लिया गया। ये कैसे पता चलेगा मुझे तो नहीं पता, पेपर में बता देगा। बहरहाल हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ओके चलें जी आगे जी। पेपर में एज हैविंग बीन लिखा है, बेहतर है। assume it is भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से गुजारा चलेगा, कोई मसला नहीं। वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, जहां कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क को बंदा कर रहा हो और काम करने में उसको कितने महीने से ज्यादा लगे? अच्छा 24 महीने वाले को ये बेनिफिट नहीं है, 24 महीने से ज्यादा वाले को बेनिफिट है। तो ऑथर में चूज एनी लंप सम, लंप सम कितना मिला है? 6 मिलियन एज अ रॉयल्टी ऑफ वर्क। तो इट विल बी assumed that it is received in that year। that year कौन सा है? 2014 and the preceding 2 tax years 2000 इन इक्वल प्रोपोर्शन में करना है, बराबर बराबर तकसीम। कुछ बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे पता है क्या लिख के आएंगे, मैं आपको अगेन बताता हूं। अब आप ब्लंडर क्या होते हैं। अब आप अगर लिख के आ जाते हैं कि इट विल बी टैक्स्ड इन 3 years, तो बताएं इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट विल बी टैक्स्ड इन 3 years, हाथ खड़ा करके बताएं इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब मैं नहीं रट्टा लगवाना चाह रहा, लेकिन आप 2-3 गलतियां कर आए हैं जी, आप बता दें। इक्वल नहीं लिखा हुआ, और गलती बताएं। हाँ प्रीसीडिंग की बात नहीं हुई। आपने 2 बातें गलत की हैं। आपने लिख दिया 3 साल, तो कौन से 3 साल? आपको बताना पड़ेगा इन द ईयर इन विच अमाउंट इज रिसीव्ड एंड द प्रीवियस 2 years, प्रीसीडिंग 2 years। ये आपने गलती कर दी है। दूसरी गलती आपने ये की है कि इक्वल प्रोपोर्शन बता के नहीं आए। अब आप इस चीज को रट्टा समझ लें, जो मर्जी समझ लें, आईकैप तो कह रहा है ये समझ के अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आप ब्लेंडर मार के आ रहे हैं, जो बच्चा लिख के आ रहा है इट विल बी रिसीव्ड, इट विल बी टैक्स्ड इन 3 years, तो आईकैप ऑब्वियसली कह रहा है कि मेरे से ये उम्मीद ना करे कि मैं उसको पास कर दूंगा इस एडजस्टमेंट में। उसको तो यही कॉन्सेप्ट नहीं 3 साल कौन से वाले, और उसको तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर इसको इनकम में लेके जाना है। तो आपसे यही कहा जा सकता है शुरू से सही तरीके से याद करें, ताकि, और साल साल से लोग कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है पास भी हो रहे हैं, कोई मसला नहीं। ओके, मिस्टर आसिफ रिसीव लम सम ऑफ 6 मिलियन, जो हमने भी सवाल किया है, एज ऑथर ऑफ लिटरेरी वर्क इन 2014, रिसीव हुए हैं 2014 में। उनको 5 साल लगे हैं किताब मुकम्मल करने पे। 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह इज ग्रेटर देन 24 months। ये 24 months से ग्रेटर है। How this amount will be taxed in his hands? He can opt ₹2 million each to be taxed in 2000 in the year and the preceding 2 years. Done? अच्छा जी, माइनर चाइल्ड कौन होता है? माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ, साथ वाले को मुस्कुरा के देख लें। माइनर चाइल्ड पूछे आप उसकी उम्र। 1900 वाले तो कोई नहीं बैठे हुए ना, सारे 2000 के बाद वाली पैदाइश वाले बैठे हुए ना सारे। 2005, 2006, 2007 वाला तो कोई आईडी कार्ड चेक कराओ। 2007 नहीं, 7 वाला आईडी कार्ड चेक कराए। और जी, हाँ करवाओ। और जी 8 वाला भी है कोई? जल्दी नहीं, क्या मैट्रिक एफएससी एग्जाम्प्ट हो गया था? माशाल्लाह। 2007 वाले भी हैं जी। और जी, और 2008 वाले भी हैं।
2000 अब फिर लुट मच गए। फिर अपने 2015 वाले कोई बैठा हुआ है तो बता दें, 2024 वाला भी कोई है तो बता दें। पता नहीं, लतीफ़ा अजीब सा है, सुनाना चाहिए नहीं। चलें आगे। ऐसे को बूढ़ी औरतें ट्रेन में बात कर रही थी कि मैं 16 साल की हूँ, दूसरी कहती है मैं 20 साल की हूँ, 22 साल की हूँ। एक बुजुर्ग ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरे, कहते हैं मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्या करना है? मिस्टर तैमूर who is 13 years old, Mr. Taimur who is 13 years old has earned income from business of 1 करोड़ रुपया। 13 साल की, मैं दूसरे के वैसे में क्यों हंस रहे हो? अच्छा, तो मिस्टर तैमूर who is 13 years old who earned income from business of 10 million। अच्छा, अब इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालनी है। एज्यूमिंग बिजनेस इज एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस और assuming business is not acquired in inheritance। माइनर चाइल्ड की इनकम दो तरीके से निकालें। एक तो एज्यूम करें उसको बिजनेस किस में मिला है? विरासत में, यानी किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, उसको बिजनेस मिल गया। और दूसरी सूरत यह है कि उसको बिजनेस मिला है नॉट थ्रू इनहेरिटेंस। नॉट थ्रू इनहेरिटेंस का मतलब है कि उसने ये कारोबार खुद शुरू किया है। उसने ये कारोबार खुद शुरू किया है। मिसाल के तौर पे 10-11 साल का था, लोगों को लेटर लिख के देने लग गया, वहां से कुछ पैसे कमा लिए। 11-12 साल में और ज्यादा इसका बिजनेस एक्सपैंड हो गया, करते करते 13 साल की उम्र में अब ये 10 मिलियन कमा रहा है। अच्छा, तो हो सकता है 11 साल की उम्र में जो पैसे कमाए उससे बकरियां खरीद ली हों, आगे हो जो बच्चे हो, पता नहीं, स्टोरियां तो नेवर एंडिंग होती हैं। तो अब सवाल यह है कि जो माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम पे कैसे टैक्स लगना है? तो भाई, अगर माइनर चाइल्ड मेजर हो गया, अच्छा, माइनर चाइल्ड बिजनेस एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। कौन सी टेंस? इनहेरिटेंस। बिजनेस एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में नहीं मिला। अच्छा, अगर बिजनेस नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस है या एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस है तो क्या होगा? अगर बिजनेस एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस है तो टैक्सेबल इन हिज ओन हैंड्स, यानी खुद जाके टेबल में देख ले कितना कमाया, उस पर टैक्स दे दे। लेकिन अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला, अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला, अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हिज इनकम या हर इनकम इज टैक्सेबल in hands of parent. His income is taxable in hands of parent who has highest taxable income, जिसकी ज्यादा टैक्सेबल इनकम है। यानी बच्चे ने कितना कमाया है?
और डैड ने कितना कमाया है? 50 मिलियन। और मॉम ने कितना कमाया है? 36 मिलियन। अब ये 10 मिलियन 50 मिलियन में ऐड होगा या 36 मिलियन में ऐड होगा? आप डैड और सन देख के इकट्ठा 60 मिलियन कमा रहे होंगे। 60 मिलियन पता नहीं किस सीरियल में जाके गिरे और क्या रेट लगे, तो इस तरह किया जाएगा। तो फिर दोनों में से किसकी इनकम में ऐड की जाएगी? इसकी इनकम डैड की तरफ इसको भेजा जाएगा, जो ज्यादा कमा रहा है। नोट कर लो। कल तो पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल का टैक्स सेपरेट। हाँ, उसकी एक्सेप्शन उसने खुद दे दिया, मैं क्या करूं? हर इंडिविजुअल भाई कह रहे हैं टैक्स सेपरेटली देगा, लेकिन उसकी एक्सेप्शन उसने खुद दे दिया, मैं तो नहीं उससे लड़ सकता ना, डांडे सोटे लेके। हाँ, वो खुद टैक्स देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपने किसी और लॉ में पढ़ा होगा माइनर पे रूल नहीं लगते, हमारे लॉ में तो माइनर को भी रगड़ देते हैं ये। किसी और क्लास में माइनर के बारे में कुछ पढ़ा तो वो उसी क्लास तक रखेंगे आप। अब एफबीआर को सजेशन दे दें, उल्टा कर दें, दे दें मशवरा यार। अब मैं तो जो हुआ है वही पढ़ा सकता हूँ ना आगे। फिर ऐसा क्यों है ये तो फिर आप लोग बहस, नेवर एंडिंग स्टोरी है। कोई 183 डेज पे बहस कर लेगा शुरू के, मेरी नज़र में 180 होने चाहिए। कोई सीरियल्स पे बहस शुरू कर देगा, मेरे ख्याल से 45% ज़्यादा है, 44 होना चाहिए। ये तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं, सिलेबस तो फिर नहीं ख़त्म होगा, आउट ऑफ सिलेबस से बातें होंगी। तो खुद लेके आया करें ना जिसने सवाल पूछना हो। अच्छा चलें, पूछें, जल्दी पूछें सवाल। उसकी अपनी वाली अम्मी देखी जाएगी, अगर उसकी अब्बा जी की 4 बीवी हैं तो। ओके जी, देखे ना, ये सवाल तो नहीं बनता था कि अगर दोनों की इनकम बराबर हो, तो अगर दोनों की इनकम बराबर है कि डैड ने भी 36 कमाया, मॉम ने भी 36 कमाया, जिस मर्जी के पास चला जाए, जाए सही। चलें जी, लॉ बनाने वाला भी आपके सवाल देख के परेशान होगा कि अच्छा जी चलें आगे। 1 मिनट, अभी उधर से सवाल आ रहे हैं जी। तीसरा सवाल पूछें। एसी को सेट कराना है क्या? नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंची बोलना पड़ेगा भाई। एसी का टेम्परेचर सेट कर दें। इससे चलती गाड़ी में रो और सीट भी बदलने की इजाजत होती है अगर। जी, अगर उसके दोनों पेरेंट्स की अगर उनके दोनों पेरेंट्स की इनकम कम हो, इनकम कम हो, चाइल्ड से, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनर चाइल्ड से इनकी इनकम कम है। ऐसी तो कोई बात नहीं कि इसकी 8 है इसकी 6 है, तो कोई नहीं, बस ज़्यादा किसकी है? मॉम की, बस मॉम वाली में डाल दें। पेरेंट की डेथ होगी तो फिर किसी में ना डालें। फिर अब क्या, कहाँ से लाएं? दोनों में से ज़्यादा अम्मी अब्बू से जाकर कबर तो नहीं पूछेंगे अब दोनों में से ज़्यादा किसने कमाया इस साल, क्या करेंगे फिर? ओके, जिस मर्जी में डाल दें, कोई मसला नहीं। ओके जी, आगे चलें। जहाँ कहीं कोई 2 ऑप्शंस लॉ में आ जाएं तो, और लॉ के अंदर अलाउड हो, तो बेहतर है कि वो ऑप्शन ली जाए जिसमें टैक्स कम हो। लेकिन बहरहाल यहाँ तो लॉ वाजे कह रहे हैं कि दोनों में से जिसकी इनकम हाईएस्ट है उसकी इनकम में डालना है आपने। हाँ जी, वो तो फिर पार्टनरशिप है, अगर दोनों मिलकर कारोबार कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पेरेंट। ये किसके हाथ में है? पार्टनरशिप के नाम, चैप्टर 12 का वेट करें उसके लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ माइनर चाइल्ड
इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अ पेरेंट। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट के हाथों में टैक्सेबल है। हु हैज हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम, जिसकी हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम है। अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, ये वाली प्रोविजन नहीं लगेगी। अबव प्रोविजन विल इफ द बिजनेस इज एक्वायर्ड इन, तो फिर क्या होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, ये अपने हाथों से खुद टैक्स देगा अपनी इनकम पे। तैमूर हु इज 13 years old has earned income from business of rupees 10 million. Calculate taxable income assuming business is acquired in, आप बोले तैमूर इनकम इज रुपीज 10 million। याद रहा तो मैं बुक में ये डाल भी दूंगा जब बुक आएगी। ये टैक्सेबल इन हिज ऑन हैंड्स। तो बस टेबल में जाए, टेबल में जाके देख ले 10 मिलियन पे कितना टैक्स बनता है, ये टैक्स गवर्नमेंट को दे दे। और अगर बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला बल्कि इसने खुद किया है, तो रुपीज 10 million विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ द फादर और विद द हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। दोनों में से जिसकी टैक्सेबल इनकम बोले क्या है, हाईएस्ट है। डन। अच्छा जी, अब आप उधर आ जाएं, WWF WPPF वो जो कल रह गया था। पेज नंबर 45। अच्छा भाई, हमने ये पढ़ा था कि कभी कभी वर्कर की वेलफेयर के लिए, पढ़ा तो नहीं था पहली दफे बात हो रही है मादरत, कभी कभी वर्कर्स की वेलफेयर के लिए आप पैसे अलग करके रख देते हैं। अक्सर ये ऐसा करती हैं कंपनीज, तो इसलिए ये न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, थ्योरी की हद तक हमें पता होना चाहिए। कभी कभी वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कंपनीज पैसा अलग करके रख देती हैं। अब ऐसी सूरत में कंपनीज को इजाजत है डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की ज़कात की तरह, और उस डिडक्टेबल अलाउंस का नाम है वर्कर वेलफेयर फंड। वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे रखे हैं, तो ज़कात की तरह ये टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। तो अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, एक बंदे को इजाजत होगी टू आ डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी। एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस मींस डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन। वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे पे किए हैं अंडर वर्कर वेलफेयर फंड कानून। जैसे ज़कात कहां पे की जाए तो ज़कात अदा समझी जाएगी, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो ये वर्कर वेलफेयर के पैसे कहां दिए जाए तो समझ लिया जाएगा कि ये अदा हो गए हैं। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any workers welfare fund paid by the person under worker welfare fund ordinance or under any law relating to workers welfare fund enacted by सूबे। जो लॉ किसने इनेक्ट किया हो, सूबों ने। इसकी कोई लाइन ब्रैकेट याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब कंपनीज अक्सर ऐसा करती हैं कि कंपनी ज़कात नहीं देती, क्योंकि कंपनी पे ज़कात तो नहीं लगती, ज़कात तो इंडिविजुअल्स पे लगती है, मैंने आपने देनी होती है। तो कंपनीज ऐसा करती हैं अक्सर कि कंपनीज जो है वर्कर्स की वेलफेयर के लिए
थोड़े से पैसे क्या कर लेती हैं, अलग करके रख लेती हैं। तो इस पैसे को वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत रखा जाता है और फिर जो है जब जरूरत पड़े तो वर्कर्स को इसमें से पैसे दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉइज है, लेबर है, उनका भी गुजारा चलता रहे। आप पर्सन से मुराद आमतौर पर यहां कंपनी ही होता है, आप लिख सकते हैं अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। आपको एक डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन। वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे आपने पे किए हैं पेड बाय द कंपनी अंडर वर्कर वेलफेयर फंड और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड। ये लॉ इनैक्ट किसने किया है, लगाया किसने है, इनेक्टेड बाय सूबे। असल में वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर सूबे वाले कोई लॉ बना दें तो उसके तहत भी आप पैसे जमा करा दें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एक लफ्ज है ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, ट्रांस प्रोविंशियल a company which has business in more than one province। एक कंपनी जिसका एक से ज्यादा सूबों के अंदर बिजनेस है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, उस कंपनी को क्या कहा जाएगा, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की, अच्छा अब ये ना जरा कॉन्सेप्ट समझ लें। मिसाल के तौर पे नेस्ले है, वो कहती है मैं ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट हूं। भाई साथ साथ कौन पढ़ रहा है, जरा हाथ खड़ा करके बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन अब से इंशाल्लाह पढ़ना शुरू कर देगा साथ साथ? इस सेशन के पहले दिन से आप लोगों ने नियत की थी। हाइब्रिड में कौन साथ साथ पढ़ रहा है? कौन इंशाल्लाह आज से पढ़ना शुरू कर देगा साथ साथ? तो खुदा के लिए अपने ऊपर रहम कर लें, ऐसा मत करें। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरने आपको पता ही नहीं चलना। अभी आप आए थे, क्लासें शुरू हुई हैं, अभी 6 दिन भी हो गए हैं, वैसे पता ही नहीं चलना कैसे वक्त गुजरना है। और आप भूल जाएं कि अगले चैप्टर आपको टाइम देंगे पिछले चैप्टर्स के रिवाइज करने का, उनके अपने चैलेंजेस होंगे। यानी अभी खड़े होकर आपसे कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, कंपनी की, ट्रस्ट की डेफिनेशन पूछे तो बिल्कुल आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही तो ऑब्वियसली आप अपना नुकसान कर रहे हैं, पता नहीं किसको और किसी का नुकसान नहीं करें। नेस्ले एक ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है। इसने क्या किया, इट पेड WWF मनी, वर्कर वेलफेयर फंड,
इसने सूबे को WWF के पैसे दिए, तो लॉ मेकर कहते हैं इसको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड नहीं है। सूबे को इसलिए देते हैं कि सूबे वाले फिर आगे बांटे उन्हीं के एम्प्लॉयज को, नेस्ले को। नो डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड, ये तो लॉ में लिखा हुआ है। अब बच्चे कहते हैं कि ये क्या जुल्म है, इनको भी डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होना चाहिए, बिकॉज लॉ विल प्रोवाइड सम अदर बेनिफिट। लॉ इनको कोई और बेनिफिट देगा। फिलहाल डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की जरूरत नहीं है। असल में डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने से फायदा ये होता है कि टैक्स कम हो जाता है, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है ना, बिकॉज लॉ विल प्रोवाइड सम अदर बेनिफिट। और वो बेनिफिट क्या है, विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए ये बात ना यहाँ पे अधूरी लिखी हुई है। अधूरी का क्या मतलब है कि अगर नेस्ले तुम ये करो तो तुम्हें डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं करने देंगे। तो नेस्ले ने कहा फिर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो हमारे लॉ में नहीं है, वो लंबी बहस है, उसका कोई फायदा नहीं करने का। तो विद इन सिलेबस रहते हुए ये लिखते हैं हम, लेकिन बच्चे बार बार तंग करते थे आके, तो इसलिए ये लाइन अब मुझे डलवानी पड़ती है। चलें, तो बता दें जी, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स अगर सूबों को पैसे दे दें तो इसके क्या नताइज होंगे, नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी। फिर इनको और क्या बेनिफिट मिलेगा पता नहीं। Done? ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट अगर सूबे को WWF के पैसे दे, जो कि सूबे वाले कहते भी हैं, तो इसको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं माइनस करने की जरूरत होगी, इसकी बजाय कोई और बेनिफिट मिलेगा, जो कि अभी हमें जेर बहस लाने की जरूरत नहीं है, अंडर डिस्कशन लाने की जरूरत नहीं है। पढ़ें जी, नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट ऑफ WWF, for the amount of WWF paid to province by, भाई ये टू और बाय आप बदल देंगे तो जमीन आसमान का मतलब बदल जाता है। पेड बाय प्रोविंस, पेड बाय प्रोविंस अगर कोई लिखा आएगा तो इसका मतलब ये होगा सूबे वाले पे कर रहे हैं, हालांकि पेड टू प्रोविंस बाय, तो टू और बाय से जमीन आसमान का फर्क पता है। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अमाउंट फॉर द पैसे पेड टू सूबा बाय, हाउएवर दे विल बी प्रोवाइडेड विद एन अदर बेनिफिट, जो हमारे जेर बहस लाने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चों को सर टॉफी बांट रहे हो, एक बच्चे को कहीं लाइक को तुम जरा क्लास के बाद आ जाओ। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब सबको बताया भी जाए कि उसको क्या बेनिफिट दिया जाना है, हो सकता है उसको टॉफा 3-4 टॉफियां तोहफे में दी जाएं। ओके जी, सिमिलरली रेपिटिशन है ऊपर वाले पॉइंट की, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर वेलफेयर फंड में ये छोटा सा फर्क है कि वेलफेयर में उनकी कोई रिफाह आमा के लिए पैसे दिए जाते हैं और पार्टिसिपेशन में उनको कोई प्रॉफिट पार्टिसिपेट करा दिया जाता है, यानी कंपनी अगर कोई अच्छा प्रॉफिट कमाए तो वो उनको पार्टिसिपेट करवा देती है।
अंग्रेजी सारी वही है, ऊपर से मिला के पढ़ लें, ऊपर भी इसी तरह पढ़ते रहे। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ फॉर द अमाउंट ऑफ एनी, फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, आगे सारा वही अंग्रेजी। पेड बाय द पर्सन, पेड बाय द पर्सन अंडर कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट, ये अजीब सा नाम याद करना पड़ेगा। और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर पार्टिसिपेशन फंड इनेक्टेड बाय सूबे, या ये लॉ सूबों ने बनाया हो तो भी यही रूल होगा। लेकिन यहां भी वही वाली बात है भाई, ये देखो ये क्यों होता है डिस्कनेक्शन, पिछले सेशन में तो नहीं होता था। और आगे अंग्रेजी वही है, नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट, नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर द अमाउंट of WWF of WPPF paid to Suba by a trans provincial establishment। अच्छा भैया एक सवाल है, ये एक बच्चे ने भी उस क्लास में सवाल पूछे कि पॉइंट 4 के आखिरी पॉइंट का मतलब बता दें, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, अंग्रेजी समझ नहीं आई। ऑन होम, जिस पर यानी पोते जायदाद शिफ्ट हुई बेटे के मरने पर, अगर बेटे के खिलाफ केस चल रहा था। ओके, एक बात और देख लें, अगर हम 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम लें और सैलरी उसके बराबर आ जाए, तो ज्यादा आ जाए सैलरी तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो ज्यादा तो टेबल, अगर बराबर आ जाए तो टेबल 1 लगेगा ना, क्योंकि यहां एक्सीड लिखा हुआ है। तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। आई एम ऑन पेज नंबर 43। तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, और अगर इनकम फ्रॉम सैलरी कम या बराबर टेबल 1। ठीक है, खत्म कर दें।